तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोमेट्री के न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चंस। पहले अपन करते हैं ऑल्टरनेट क्वेश्चंस। ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आपको करना है, जो आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, the pressure of gas filled in the bulb of constant volume gas thermometer is 66 centimeter of mercury at 0 degrees Celsius. मतलब P0 is equal to 66 centimeter of mercury and 88 centimeter of mercury at 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius कितना? 88 centimeter of mercury. Calculate with temperature the pressure of the gas. Pt is equal to 82.5 centimeter of mercury. Also calculate the pressure coefficient of the gas, alpha P. तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? Pt is equal to P0 into 1 plus gamma P into of del T. ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमको पहले तो गामा नहीं पता, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक काम करो, Pt is equal to P0 plus P0 into gamma P into del T। इसका मतलब Pt minus P0 is equal to P0 gamma P into del T। ये फॉर्मूला हो गया। अब T की जगह भी 100 रख दोगे तो माइनस P0 गामा P इंटू 100 माइनस 0 मतलब 100 हो जाएगा। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। जब यहाँ पर टेम्परेचर 0 है और ये T है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? T माइनस 0। इसको डेल्टा लिखा है, T0 गामा P डेल्टा। गामा P मतलब कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन, प्रेशर कोफिशिएंट। अब हमको T फाइंड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें हो जाएगा आपका Pt माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इज इक्वल, यहाँ P0 कैंसिल हो जाएगा, गामा P कैंसिल हो जाएगा, डेल T अपॉन 100। डेल T मतलब T माइनस 0 अपॉन 100, 100 माइनस 0। तो Pt की वैल्यू 82.5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी माइनस P0 66 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, P100 88 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी माइनस 66 इज इक्वल टू T अपॉन 100। एक्चुअली में ये अपन वैसे प्रेशर निकालना चाहे तो अपना फॉर्मूला पास्कल्स लॉ होता है H into D into G। तो H हमको कितना गिवन है? 66 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.66 सेंटीमीटर हो जाएगा P0 की वैल्यू। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.5 into 10 to the power 3 और G मतलब 9.81, लेकिन ऐसा सब में आएगा। तो जो D और G है वो न्यूमरेटर में भी कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकलेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और जो आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कन्वर्शन भी कॉमन निकल कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जरूरत नहीं है कि आप इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए।
डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो डी जी जो था न्यूमरेटर का वो कॉमन, भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू डी इंटू जी। तो यहाँ पे dg आएगा, यहाँ भी dg, यहाँ भी dg, यहाँ dg, न्यूमरेटर में से कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में से कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर केवल हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट T डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको केवल 82.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कॉमन निकालो, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको जो मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 या 11 माइनस 65, यहां पर हो जाएगा आपका 7 माइनस 61, और यहां पर हो जाएगा आपका 22 इंटू 100 इज इक्वल टू ऑफ टी। एक जीरो कैंसिल, तो 1550 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू ऑफ टी। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, टेम्परेचर निकल आया इससे। जब टेम्परेचर की वैल्यू आ गई तो अब तो आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चाहते तो उससे भी कर सकते थे, गामा पी निकालने के लिए। Pt is equal to P0 into 1 plus gamma P into del T। यहाँ Pt मतलब सपोज 100 की करस्पॉन्डिंग कर दे अपन सीधे P100, ये किया ना आपने, उससे बाय 2 में रख दो वैल्यू, डायरेक्ट इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दो, गामा P निकल आएगा बाय 2 P100 माइनस P0 अपॉन P0 into 100 is equal to of gamma P। सारी वैल्यूज आपको पता है, देखो आप 300 क्वेश्चन में गिवन है 88 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी माइनस P0 66 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अपॉन 66 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इनटू 100 इज इक्वल टू ऑफ गामा P। ये 22 हो गया, 1/3 1 अपॉन 300 इज इक्वल टू गामा P। 1/3 का मतलब 0.33 into 10 to the power minus 2 is equal to of gamma P। मतलब gamma P is equal to 33 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius। आंसर या इसके हिसाब से बोलोगे तो 0.0033, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, a circular hole in an aluminium plate, a circular hole in an aluminum plate is 2.54 centimeter in diameter at 0 degree Celsius। 2.54 centimeter। What is the diameter when the temperature of the plate is raised dt 100 degree Celsius। डायमीटर बताना है 100 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2.3 into 10 to the power minus 5 per degree सेल्सियस। ये क्वेश्चन है, मतलब आपको एल्यूमिनियम प्लेट दी गई है, उसका सर्कुलर होल है जिसका डायमीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर गिवन है, और टेम्परेचर जब आप 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो नो डाउट एक्सपांशन होगा उसमें। तो फिर आपको डायमीटर बताना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है 2.3 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जरा आप सोचिए
कि यहां पर यह एल्यूमिनियम प्लेट सर्कुलर होल है 0 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एक्सपांशन होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब सरकमफ्रेंस। और आप सब जानते हैं कि लीनियर एक्सपांशन में आपका फॉर्मूला होता है LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पर टेम्परेचर 100 है तो यही हो जाएगा L100 L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब 100 माइनस 0 मतलब 100। ये हो जाएगा। व्हाट इज L0? ये पूरी सरकमफ्रेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये होता है 2 पाई r। व्हाट इज आर? रेडियस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और 2r0 का मतलब डायमीटर, तो इसी को हम बोल सकते हैं पाई इंटू d0। स्मॉल डी से डिनोट करें तो पाई d0। और L100 का मतलब हो जाएगा 2 पाई इंटू r100, मतलब रेडियस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई इंटू d100, क्योंकि डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। यदि इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो जाएगा पाई इंटू d100 पाई इंटू d0 1 प्लस अल्फा इंटू 100। तो पाई पाई कैंसिल, d100 इज इक्वल टू d0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। इसमें से हमको d0 पता है, अल्फा पता है, वैल्यू आप रखोगे तो आंसर आ जाएगा d100 की वैल्यू। मेरे ख्याल से बच्चों आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। अब वैल्यू पर रखना है, आप समझ गए। d100 इज इक्वल टू d0 2.54 सेंटीमीटर 1 प्लस अल्फा 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 100 10 टू द पावर 2। तो इससे d100 की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। तो इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा पूरे का, आपका आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो आप लोगों ने मुझसे मतलब डाउट तो नहीं है, अभी मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने का आइडिया लग जाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ। The metal of a pendulum clock has a linear expansivity, मतलब अल्फा 2 into 10 to the power minus 5 Kelvin. If the period is 2 seconds at 15 degrees Celsius, calculate the loss or gain in 10 hours. 10 hours when the temperature rises to 25 degree Celsius.
ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमको क्वेश्चन में, तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा, एक्सपांसिविटी दिया है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया है, और टाइम पीरियड दिया 2 सेकेंड एट 15 डिग्री सेल्सियस। बाकी नेक्स्ट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो क्लॉक है उसमें हमको लॉस और गेन फाइंड करना है। यदि आप देखें तो क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द लॉस और गेन इन 10 आवर्स व्हेन द टेम्परेचर राइजेस। यदि टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है मतलब क्लॉक क्या हो रही है, स्लो हो रही है। टाइम पीरियड यदि इंक्रीज होगा तो क्लॉक, इसका मतलब स्लो हो रही है, मतलब लॉस है। तो हमको ये देखना है कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो आप जरा समझे बात को कि जब इनिशियल टाइम पीरियड T1 था, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। क्योंकि आपने ऑसिलेशन चैप्टर में देखा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T is equal to 2 by 2 root over L by G। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगी, लेंथ। जो सिंपल पेंडुलम उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब क्लॉक स्लो हो रही, मतलब टाइम का लॉस। तो हमको क्या करना है बच्चों कि जब टाइम पीरियड T1 था, इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पर, बाद में 25 डिग्री सेल्सियस पर सपोज टाइम पीरियड T2 हो गया, तो टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ, T2 माइनस T1। किस इनिशियल टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग, T1 के करस्पॉन्डिंग। T1 जब था तो उसमें चेंज कितने का हो रहा है, T2 माइनस T1। यदि ये टाइम पीरियड T1 ना होकर 1 सेकेंड होता तो इसमें कितना चेंज हो जाता, T2 माइनस T1 अपॉन T1 हो जाता। कितना टाइम पीरियड चेंज होता, 1 सेकेंड के लिए। हमको तो कैलकुलेट करना है 10 आवर्स के लिए। 10 आवर्स ना बोलकर अभी फिलहाल मैं T बोल दूं, तो लॉस और गेन इन T टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू ऑफ T। मेरी बात को समझें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोचे कि हमको क्या फाइंड करना है। तो हमको लॉस और गेन इन टाइम फाइंड करना है। तब जो ओरिजिनल टाइम पीरियड T1 था तो उसमें चेंज कितना होने वाला है, यदि न्यू टाइम पीरियड T2 हो जाए तो चेंज कितना होने वाला है, T2 माइनस T1। यदि ओरिजिनल टाइम पीरियड T1 ना होकर 1 सेकेंड होता तो कितना, 1 सेकेंड में कितना चेंज होता, T2 माइनस T1 अपॉन T1। और टोटल टाइम यदि अपन 10 आवर्स में बात करें या T टाइम में बात करें तो कितना होगा, कितना टाइम पीरियड में चेंज होगा, तो T टाइम में कितना होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इनटू T। सिंस एंड देयरफॉर करते ना, वही वाला। ये होगा लॉस और गेन। यदि पॉजिटिव आ गया तो लॉस, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है मतलब क्लॉक स्लो हो रही है, स्लो हो रही है मतलब लॉस। तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T। तो इसको यदि सेपरेट डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 माइनस T1 अपॉन T1। तो T2 अपॉन T1 माइनस T1 अपॉन T1 1 होता है। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, T2 अपॉन T1 माइनस 1 इंटू T। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस और गेन यदि फाइंड करना है तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर T1 ओरिजिनल टाइम पीरियड, T2 न्यू टाइम पीरियड, फाइनल टाइम पीरियड, और T टोटल टाइम, इन टोटल टाइम।
ये हम यदि निकाल लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो अब इसको कैसे फाइंड करें, तो इसको मैंने मान लीजिए लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, लेकिन अब हमको मालूम है टाइम पीरियड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई t इज इक्वल टू 2 पाई टू रूट ओवर l बाय g। तो g भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट, मतलब कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l होता है। तो t2 बाय t1 क्या होगा, रूट ओवर l2 बाय l1 हो जाएगा। अब यदि अपन लीनियर एक्सपांशन के बेसिस पर देखें तो अपन को पता है LT इज इक्वल टू क्या होता है L0 into 1 प्लस अल्फा into del t। तो LT की जगह L2 लिख दूं, L0 की जगह L1 लिख दूं, 1 प्लस अल्फा into del t। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा into del t। ये किसकी वैल्यू आ गई, L2 बाय L1 की। इस वैल्यू को यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इस वैल्यू को, ये जो हमने T2 बाय T1 वाली स्टेप है इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो T2 बाय T1 इज इक्वल टू रूट ओवर L2 बाय L1 क्या लिख दिया 1 प्लस अल्फा इनटू del t। हमको पता है अल्फा की वैल्यू काफी स्मॉल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इनटू del t टू द पावर 1 बाय 2। अब हमको पता है कि 1 प्लस x टू द पावर n हो और यदि उसमें x काफी स्मॉल हो तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाती है। बाइनोमियल थ्योरम में केवल अपन फर्स्ट टू टर्म लिखते हैं और बाकी हाई पावर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस n, n मतलब पावर, n into x, तो n मतलब हाफ into अल्फा into del t। तो T2 by T1 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां पर वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू 2 into 10 to the power -5 गिवन है, into del t मतलब चेंज इन टेम्परेचर 25 माइनस 15, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 15 गिवन है, फाइनल टेम्परेचर 25, तो 25 माइनस 15 अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस 25 माइनस 15 मतलब 10, 10 into 10 to the power -5, 10 to the power -4। तो ये T2 by T1 की वैल्यू हमको मिल गई। इस वैल्यू को हमने किसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या मिलेगा, लॉस और गेन मिलेगा 1 प्लस 10 to the power -4 minus 1 into 10 hours, 1 1 कैंसिल हो गया, 10 to the power -4 into 10 hours, hours को कन्वर्ट करिएगा सेकंड में, तो 1 hour इज इक्वल टू आपको मालूम है 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो टोटल हो जाएगा 3600 सेकंड। और इनको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा कितना आ रहा है, लॉस और गेन 3.6 सेकंड, कितने टाइम में 10 आवर्स। चूंकि ये पॉजिटिव आया है मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब क्लॉक स्लो हो गई, मतलब टोटल टाइम में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ये आंसर होगा 3.6 सेकंड। ये है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक किया था क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था पूरा सॉल्व करके कि फाइनल फॉर्मूला आया था dt इज इक्वल टू d0 into 1 plus alpha into del t। what is d0, initial diameter, what is dt, final diameter, and del t change in temperature। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में कर लीजिए, फाइनल डायमीटर निकाल लीजिए और फाइनल डायमीटर जाएगा तो फाइनल एरिया निकाल लेना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिख रहा है, तो इसमें इनिशियल डायमीटर 30 डिग्री सेल्सियस पर है 18 सेंटीमीटर और 200 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड किया, सपोज उस पर डायमीटर
डी 200 अल्फा हमको गिवन है 16.7 into 10 to the power -6 per degree Celsius। तो मुझे लगता है फाइनल डायमीटर निकाल लो। तो फाइनल डायमीटर D200 is equal to D30 1 plus alpha 16.7 into 10 to the power -6 into del T मतलब 200 minus 30 चेंज इन टेम्परेचर। अब ये D200 की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि D30 आपको पता है 18 सेंटीमीटर 1 plus 16.7 into 10 power -6 into 170। ये आया डायमीटर 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो एरिया कितना होना चाहिए? एरिया इज इक्वल टू होता पाई आर स्क्वायर और आर मतलब डी बाई 2 मतलब पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। तो इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 167 इंटू 17 क्योंकि एक जीरो मैंने अलग कर दिया पॉइंट से इंटू 10 टू द पावर -6 स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसमें बच्चों ध्यान रखना ये 18 सेंटीमीटर रखा है अपन ने। ये जो आ रहा है ना सेंटीमीटर में आ रहा है तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये हो जाएगा 18 स्क्वायर और यहां पर अप्लाई हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस डिग्री ऑफ स्मॉल वैल्यू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 167 into 17 into 10 to the power -6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू पाई 18 स्क्वायर 18 into 18 क्योंकि मुझे 18 का स्क्वायर याद नहीं है डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों इसके आगे आप कर लो 1 प्लस इसको सॉल्व कर लो 2 into 167 into 17 into 10 to the power -6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से आंसर आना चाहिए। यहां पर जो आंसर दिया है वो दिया 255.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है 255.78 जो आंसर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपने जो मुझसे पूछा नहीं पूछा तो नहीं है, मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 इसमें टाइपिंग मिस्टेक है और इसलिए जो वैल्यू आपको दी है उससे आंसर नहीं आएगा। एक्चुअली में ये आपको करेक्शन करना होगा। ये क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड मास 226.5 जो है वो गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये टाइपिस्ट जो है वो गलती कर देते हैं और हम लोग जो है वो परेशान होते हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। ये मास एक्चुअली में दिया है 266.5 ग्राम, फ्लोट्स इन ए बाथ ऑफ ए लिक्विड। मतलब स्फीयर का आपको डायमीटर भी दिया है और मास भी दिया है तो आप डेंसिटी निकाल लोगे स्फीयर की सॉलिड की। तो आपने ये डेंसिटी यहां पर निकाली है मैंने सॉलिड की स्फीयर की, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो नो डाउट मास जो है वो यहाँ पर मिस्टेक है।
इसको सुधारिएगा 266.5 कर लीजिए, क्योंकि इसके कारण मेरा भी आंसर नहीं आ रहा था। 266.5 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो चूंकि मैंने ग्राम में रखा है और रेडियस सेंटीमीटर में, सॉलिड की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ये मैंने डेंसिटी निकाली है सॉलिड की। कोई भी बॉडी कब तक लिक्विड में फ्लोट करती है, जब तक उसकी डेंसिटी कम हो। नीचे लिक्विड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। भाई प्लास्टिक का डिब्बा रहता है, आप पानी में फेंक देते हैं, तैरता रहता है, डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम रहती है। लेकिन वही जो आपके पास में नेल है, कील है आयरन की, वो डूब जाती है, छोटी सी रहती है। तो उसका रीजन ये है कि वो आयरन की डेंसिटी ज्यादा रहती है, सेटल हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्फीयर जो था वो फ्लोट कर रहा था। क्यों फ्लोट कर रहा था? निश्चित रूप से इस स्फीयर की डेंसिटी कम होगी और लिक्विड की डेंसिटी क्या रही होगी, ज्यादा। लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना चालू किया लिक्विड का, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से लिक्विड का वॉल्यूम बड़ा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, और डेंसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाएगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि लिक्विड की डेंसिटी बिल्कुल सॉलिड की डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो फिर सॉलिड फ्लोट नहीं कर पाएगा, सेटल हो जाएगा। तो हमको वो डेंसिटी निकालनी पड़ेगी लिक्विड की, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी लिक्विड की गिवन है और 35 डिग्री सेल्सियस पर वो सेटल हो रहा है। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड की डेंसिटी के इक्वल हो गई। तो लिक्विड की डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, dt d0 × 1 माइनस गामा × डेल्टी। ये फॉर्मूला होता है। या गामा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। d0 क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। dt क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट t डिग्री सेल्सियस। और वो t कितना? 35। इसलिए डेल्टी कितना जाएगा? 35 माइनस 0 मतलब 35। तो हमने 35 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड की डेंसिटी निकाली, तो आ रही 1.527। नो डाउट बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इनटू 1 माइनस गामा इनटू 35। अब ये जो डेंसिटी हो गई है सॉलिड की इक्वल हो गई है, जब तो सेटल हुआ है। तो इक्वल कर लीजिए, dt इज इक्वल टू, या d35 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 35 डिग्री सेल्सियस, किसके इक्वल हो गई है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर के। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1.527 into 1 माइनस 35 गामा, और राइट हैंड साइड पर यहां पर 266.5 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मतलब 22/7 आर क्यूब। तो आर बच्चों कितना? 7/2 क्यूब। तो 7 क्यूब का मतलब 7 स्क्वायर 49 into 7, और 2 क्यूब मतलब 8। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो 2 बचा, 2 से 22 कैंसिल हुआ, 11 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया 1.527 into 1 माइनस 35 गामा, और राइट हैंड साइड पर हो गया 266.5। ये 3 भी न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय 11 into 49। अब यहां पर ये 226 नहीं है, 266.5 into 3 डिवाइडेड बाय ये 1.527 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.527 into 11 into 49, और इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। इसको सॉल्व करने से आप देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन ना, 1.527
तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 माइनस 35 गामा ये जाएगा और इसको सॉल्व करने से आ रहा 0.971 1 को ट्रांसफर कर दो राइट साइड पर माइनस 35 गामा इज इक्वल टू 0.971 माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड पर है माइनस 35 गामा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आ जाएगा माइनस 0.0286 माइनस माइनस कैंसिल गामा इज इक्वल टू इसको डिवाइड कर दो 35 से 0.0286 लो ये आंसर आ जाएगा और यही आंसर है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग करके आइएगा, है ना, जो डाउट्स हैं वो पूछिएगा।